गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वड़क्कम। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रतिदिन कम से कम आपको निरंतर वीडियो मिलते रहेंगे और आपके ज्ञान का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो बने रहे इस चैनल में और लगातार इसको सब्सक्राइब करें और इसे अपना चैनल समझकर इसे दोस्तों के बीच भेजें और उन्हें कहें कि कम से कम इस वीडियो को देखें, अंतिम तक देखें, ताकि इन्हें और भी प्रोत्साहन मिले। इस टेक्निकल टीम की अभाव में जो बनाया जा रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इसे और भी बेहतरीन करने की कोशिश की जाएगी। आपका सहयोग जरूरी है। मैं आपके लिए अलग अलग स्रोतों से ज्ञान का जो खजाना है उसे अपने शब्दों में व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए इस चैनल में और लगातार इसके देखिए। चलिए, अभी आपको करंट अफेयर से जुड़ी हुई प्रश्नों का लगातार श्रृंखला चल रहा है, तो मेरे पिछले वीडियो में जाइए, उसे भी देखिए। तो आपका अभी का जो सवाल है वो है करंट अफेयर से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आपका सवाल है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। क्या वो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? दूसरा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। इज इट राइट और रॉन्ग? ओके, थर्ड ऑप्शन, सिगुर पठार, जिसमें हाथियों की आबादी निवास करती है, जो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। सिगुर पठार जो है जहां हाथियां रहती है, हाथियों का निवास स्थल है, वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ता है। तो आपको जो कथन दिए गए हैं उस पर विचार करना है। जी हाँ, आप सही है। ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही है। आपको बता देता हूं कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने हाथी कॉरिडोर को अधिसूचित करते हुए तमिलनाडु सरकार को अधिकार के बरकरार रखा और इसने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के माध्यम से होकर जो बीच से होकर गुजरने वाले जानवरों का जो प्रवासी पथ को संरक्षण प्रदान किया है कि जानवरों का जो अपना कॉरिडोर है वो बरकरार रखेगा। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैले इस रिजर्व भारत का जो सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है। सीजीआई ने कहा है कि पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कीस्टोन प्रजाति हाथी की रक्षा करना राज्य का अपना कर्तव्य है और इस कर्तव्य का पालन होना चाहिए, जैसा कि आपको डीपीएसपी में और यहाँ तक कि हमारे मूल कर्तव्य में भी शामिल है कि अपने विरासत स्थल, अपने विरासत पशु पक्षियों का संरक्षण किया जाए। एग्जैक्टली उसी चीज को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। ठीक है। और अगर गलियारा जो है पारिस्थितिक रूप से बहुत ही नाजुक सिगुर पठार में स्थित है, जो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट को जोड़ रहा है, हाथी आबादी और उनकी आनुवंशिक विविधता को बनाए रखता है। हाथी जो है एक तो अपनी आबादी को और आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने के लिए इनका कॉरिडोर का विकास होना, बहुत बड़ा होना बहुत जरूरी है। इसके दक्षिण पश्चिम की ओर नीलगिरी की पहाड़ियां और इसके उत्तर पूर्वी में कुछ हिस्सों में मोयर नदी घाटी बहती है। हाथी भोजन और पानी की तलाश में पठार को पार करते रहते हैं। ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन एशियाई चीता से। अभी का जो प्रश्न है इकोलॉजिकल से जुड़ा हुआ है, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड डिफरेंस सेक्शन से, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। अगला क्वेश्चन है एशियाई चीता से। एशियाई चीता के बारे में आपको विचार करना है और बताना है कि एशियाई चीता के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला, एशियाई चीता केवल और केवल आज चाइना में ही मिल रहा है। चाइना के अलावा किसी विश्व के किसी कोने में नहीं है। दूसरा, IUCN के रेड लिस्ट में इसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय, दैट मीन इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, घोषित किया जा चुका है। तीसरी बात है कि एशियाई चीता जो कभी भारत के विशाल जंगलों और घास के मैदानों में विचरण करता था, 1950 के आसपास इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया है। क्या ये सही है? तो जी हाँ, आपका तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 1950 के आसपास भारत में लगभग जो अंतिम जो चीता दिखा गया था वो पूरी तरह से लुप्त घोषित किया गया था 1952 के आसपास। रही बात अभी वर्तमान में चीता का जो अगर मूल स्थान अगर देखा जाए तो अभी केवल और केवल एशिया के ईरान में मौजूद है, ना कि चाइना में। और IUCN के रेड लिस्ट में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है, जो बहुत ही चिंतनीय बात है। एशियाई चीता जो कभी भारत के विशाल जंगलों और घास के मैदानों में विचरण किया करता था, वो जमाने हुआ करते थे एशियाई चीतों का। आज 1952 में मानव इतिहास ने हस्तक्षेप किया। मानव अपने शिकार, अपने मौज मस्ती, उसके पर्यावास
को पूरी तरह से विनिष्ट कर दिया, लुप्त हो गए बेचारे, और IUCN के रेड लिस्ट में इसको आज क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया गया है। एशियाई चीता अब केवल और केवल ईरान में मिलता है। एशियाई चीता का जो सब प्रजाति है वो सबसे विशिष्ट है। इसमें वजन इसका कम होता है, छोटा सिर होता है, छोटे पैर होते हैं, कई कई खतरों का सामना कर रहे हैं बेचारे। शिकार, पर्यावरण की क्षति, शिकार में कमी, खाल, शरीर के अंगों को जीवित चीता के व्यापार के लिए अवैध शिकार करना, यहां तक कि सड़क दुर्घटना में भी बेचारे मारे जा रहे हैं। चीता बहुत ही अत्यधिक अनुकूलनीय होते हैं। अपनी विस्तृत सीमा में विभिन्न जलवायु और पर्यावासों में ये रहते हैं। हालांकि इन्हें विशेष शिकार की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वो अपने आप को अनुकूल नहीं कर पा रहे हैं और जहां तहां आबादी से भिड़ बैठ रहे हैं। मतलब मानव और जानवरों के बीच कन्फ्लिक्टिंग हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। स्वाभाविक है, मनुष्यों ने उनके जमीन को छीन लिया, उनके घरों को छीन लिया, तो वो उन पे हमला करेंगे ही। अगला है कि चीन में व्यापक जलवायु सहनशीलता होती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और बढ़ती मानव आबादी के प्रभाव के कारण चीता के पर्यावरण में बहुत ही गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, इसलिए चाइना में ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोयार नदी घाटी। ये मोयार नदी घाटी कहां पर है? मेघालय, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। आई थिंक यू नो अबाउट दैट। मोयार नदी घाटी ये आपको तमिलनाडु के राज्य में मिलेगा। ठीक है, ये भवानी की सहायक नदियों में से एक है। मोयार तमिलनाडु में बहती है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस यही समझिए कि ये मधुमलाई अभ्यारण्य और बांदीपुर जो कर्नाटक में है, दोनों के बीच एक सीमा रेखा बनाती है। सिंपली यू नो अबाउट दैट कि मोयार नदी घाटी ये तमिलनाडु में स्थित है, बांदीपुर कर्नाटक और मधुमलाई जो तमिलनाडु में है, दोनों के बीच एक तरह से सीमा रेखा बनाती है, विभाजक बनाती है, प्राकृतिक विभाजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में आपको विचार करना और बताना है कि राष्ट्रीय हरित जो प्राधिकरण है या अधिकरण है, जिसको ट्राइब्यूनल्स बोलते हैं, क्या ये एक वैधानिक निकाय है जो देश में पर्यावरणीय मामलों पर निर्णय करने हेतु पूरी तरह से विशेषज्ञता रखता है, और मतलब इसमें स्पेशलाइज बॉडी, स्पेशल लोग इसमें बैठते हैं। एनजीटी का निर्णय पार्टियों के लिए बाध्यकारी होता है जब तक पार्टियों के द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं की जाती। ओके, और तीसरा जो है, एनजीटी प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे और क्षतिपूर्ति के रूप में राहत प्रदान नहीं कर सकता है। क्या एनजीटी को जो व्यक्ति उससे प्रभावित हुआ है, पर्यावरण समस्या से जूझ रहा है, क्या उसको क्षतिपूर्ति करने का अधिकार है, राहत देने का अधिकार है या नहीं है? जी हाँ, राहत देने का अधिकार भी है, यहां तक कि वो सुगो मोटो भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नहीं बल्कि इसके बारे में सुन लीजिए थोड़ा सा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम एनजीटी जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है जो देश में पर्यावरणीय मामलों पर निर्णय करने हेतु पूरी तरह से स्पेशलाइज्ड है, विशेषज्ञ है। अधिकरण को पर्यावरण संरक्षण, जंगलों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित मामलों को प्रभावी और त्वरित उपाय प्रदान करने का कार्य दिया गया है, सौंपा गया है। अधिकरण के आदेश जो है वो बाध्यकारी हैं, याद रखिएगा, एनजीटी के आदेश बाध्यकारी होते हैं और इससे प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा और क्षतिपूर्ति के रूप में राहत प्रदान करने की एक तरह से आदेश देने की शक्ति भी है। ठीक है, अधिकरण के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत इसको सिविल कोर्ट की शक्तियां भी मिली हुई है। ओके, अधिकरण के पास स्वयं के निर्णय लेने की, समीक्षा करने की शक्ति भी है। यदि यह विफल रहता है तो 90 दिन के अंदर अंदर निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगर आपको निर्णय की चुनौती देनी है, एनजीटी के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, हाई कोर्ट में नहीं। ओके, ध्यान रहेगा। यह एक ओपन कोर्ट है और इसकी कार्यवाही व्यक्तिगत रूप से भाग लिया जा सकता है। ओपन कोर्ट है, आप इसमें व्यक्तिगत रूप से भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, जीटीआई एक कार्यक्रम है और ये किसका कार्यक्रम है? क्या ये वर्ल्ड बैंक का कार्यक्रम है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN का कार्यक्रम, कन्वेंशन इंटरनेशनल का कार्यक्रम, या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम?
मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि ये विश्व बैंक ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ये विश्व बैंक का इनिशिएटिव है। 2008 में इसको शुरू किया गया था और विश्व के तमाम और भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नागरिक समाज है, संगठन है, संरक्षण है, वैज्ञानिक समुदाय है, निजी क्षेत्र के कुछ लोग आते हैं। उद्देश्य क्या था? जंगली बाघों जो विलुप्त हो रहे हैं उसको बचाना था। 2013 में इसमें स्नो लेपर्ड को भी शामिल कर लिया गया है। जीटीआई के जो संस्थापक भागीदारों में विश्व बैंक है, पर्यावरण सुविधा जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF जो है, और भी बहुत सारे 40 से अधिक गैर सरकारी संगठन का इसमें रिप्रेजेंटेशन है। इसका पहल जो है 13 बाघ रेंज देशों द्वारा किया जाता है, टाइगर रेंज कंट्रीज जो है उसके द्वारा किया जाता है। तो कम से कम 5 टाइगर रेंज कंट्रीज के नाम आप मुझे टाइप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, उसके बारे में कथन पर विचार करते हुए बताना है आपको, ध्यानपूर्वक सुनना भी है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में पश्चिम घाट में स्थित है। क्या ये तमिलनाडु में पश्चिमी घाट में स्थित है? तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में। इस क्षेत्र में ऊंचाई वाले घास के मैदान स्थित हैं जो 16 में संलग्न है। 16 घास का मैदान भी है। यहाँ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी स्थित है। तो आपको पता होगा कि एराविकुलम जो है राष्ट्रीय उद्यान वो पश्चिमी घाट में नहीं बल्कि पश्चिमी घाट के केरल में है, ना कि तमिलनाडु में। ठीक है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल के इडुक्की जिले में है। ठीक है, केरल के इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट में है, लेकिन केरल में स्थित है एराविकुलम। और ऊंचाई वाले घास के मैदान मिलते हैं जिसमें 16 भी है, 16 घास का मैदान। यहाँ भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा हूँ मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माउंट एवरेस्ट। ठीक है, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है जो अनामुडी है, जो 2695 मीटर है, यह स्थित है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का ग्रास हॉपर स्पेशलिस्ट ग्रुप भारत में पहली बार टिड्डियों की रेड लिस्ट असेसमेंट शुरू कर रहा है। ओके, दैट्स सफिशिएंट फॉर इट। आपको अगला मैं बताता हूं। धौली गंगा नदी के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि धौली गंगा से संबंधित प्रश्न है ये है कि धौली गंगा नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। क्या धौली गंगा और रुद्रप्रयाग का मिलन अलकनंदा नदी से होता है? मतलब धौली गंगा नदी रुद्रप्रयाग में, धौली गंगा एक नदी है जो कि लोकेशन बता रहा है कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। धौली गंगा नदी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। तो कौन सा सही है? जी बिल्कुल, नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है उससे होकर तो गुजरती है, लेकिन धौली गंगा रुद्रप्रयाग में नहीं बल्कि ये उत्तराखंड में जो है वहाँ ऋषि गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, धौली गंगा रेन में, ठीक है, ऋषि गंगा नदी से मिलती है। वसुधरा ताल उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी हिमनद है, वहाँ पर गॉर्ज बनाती है, विसर्प बनाती है। धौली गंगा नदी नंदा देवी के राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। तो पूछा जा सकता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? तो धौली गंगा नदी है। धौली गंगा नदी जो कि रुद्रप्रयाग नहीं बल्कि विष्णुप्रयाग में अलकनंदा में विलीन हो जाती है और वहां पर गंगा की कई सहायक नदियों में से एक है। मतलब धौली गंगा एक तरह से सहायक नदी है जो रुद्रप्रयाग के पास नहीं बल्कि विष्णुप्रयाग के पास अलकनंदा से मिलती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र, नेशनल लैंडस्लाइड सस्पेक्टेबिलिटी मैपिंग NLSM किसके द्वारा किया जा रहा है? राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशील मानचित्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा। तीसरा है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, और A और B दोनों के द्वारा। तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा ये आपको राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशील मानचित्रण किया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशील मानचित्रण भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। उद्देश्य यही है कि भूस्खलन संवेदनशीलता का भू डेटा तैयार करना और लगभग जो भूस्खलन है उसकी एक राष्ट्रव्यापी डेटा हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं उसकी चिंताओं से गंभीरता को देखते हुए इस पर एक तरह से रिपोर्ट तैयार करनी है। अगला क्वेश्चन है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। अभी हाल में आपको पता होगा उत्तराखंड में 2013 में तो आया ही था, अभी हाल में उत्तराखंड में फिर से एक बार नदी का फट जाना, एक तरह से जो बर्फ के द्वारा जो नदी बनती है वो जिसको हम लोग ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बोलते हैं, से तात्पर्य है उस बाढ़ जब ग्लेशियर या मोराइन द्वारा
अवरोधित जल अचानक बहने लगता है, तेजी से प्रभावित होने लगता है। हिंदू कुश हिमालय की स्थलाकृति हिमनदों के निर्माण के अनुकूल नहीं है। तीसरा है कि सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजरी नए झील संरचनाओं सहित जल निकायों में परिवर्तन का पता लगा सकता है। तो जी हाँ, आपको हिंदू कुश हिमालय स्थलाकृति हिमनदों के अनुकूल नहीं है, बिल्कुल गलत है। देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका नेतृत्व पीएम, चूंकि आपको पता है एनडीएमए का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, तो वर्तमान में मोदी जी कर रहे हैं। वैज्ञानिक रूप से ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOFs के कारण होने वाली जो आपदाओं को कम करने और उनसे निपटने के बारे में एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। GLOF ये है क्या और हिमालय इनके प्रति इतना संवेदनशील क्यों है? देखिए, जब ग्लेशियर पिघलता है तो हिमनद झीलों का जो जल है वो बर्फ, रेत, कंकड़, बर्फ के अवशेष से निर्मित जो टीले होते हैं, वो प्राकृतिक ग्लेशियर या मोरेन जिसको बोलते हैं, उसके पीछे भंडारित होने लगता, जमा होने लगता है। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स से मतलब है कि जब उस बाढ़ से है, जब ग्लेशियर या मोराइन द्वारा जो अवरोधित जल होता है, जो चारों तरफ से घेर के जो रखा है, वो अचानक जल नीचे बहने लगता है, क्योंकि वो तो जो अवरोधक था वो टूट गया। मिट्टी के बांधों के विपरीत ये जो मोरेन है, वो बांधों की संरचना जो होती है कमजोर होती है और ग्लेशियल झील के बांध में अचानक विफलता का कारण बनती है, जिससे बड़ी मात्रा में जल तेजी से नीचे बहने लगता है और अपने रास्ते में आने वाले सभी चीज को बहा के ले जाता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार हिंदुकुश हिमालय के अधिकांश हिस्सों में होने वाली जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पीछे हटने लगी है और नई ग्लेशियल झीलों का गठन हो रहा है। तो ये जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो है, उसके कुछ कारण देख लीजिए। एनडीएमए ने मानसून के महीनों के दौरान नए झीलों के निर्माण सहित जल निकायों में होने वाले परिवर्तनों का स्वचालित रूप से पता लगाने के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजरी उपयोग करने की सिफारिश दी है। अगला क्वेश्चन है भारत में सूखा प्रबंधन के संबंध में। सूखा प्रबंधन, ड्राउट मैनेजमेंट। भारत में सूखे की कोई कानूनी रूप से परिभाषा नहीं दी गई अभी तक। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार सूखे को आपदा की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया था। 2005 में जो आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट बनाया गया है, उसको 2005 में सूखा को शामिल किया गया था। केंद्र सरकार अंतिम प्राधिकरण है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र को सूखा प्रभावित घोषित किया जाता है। तो बिल्कुल केंद्र सरकार के द्वारा नहीं, बल्कि पहले आप तो समझ लीजिए कि आमतौर पर सूखे को एक विस्तारित अवधि में आमतौर पर एक मौसम के दौरान वर्षा या वर्षण में कमी के रूप में मनाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल की कमी, वनस्पति, जानवर और उस पर लोगों पर भी प्रतिकूल रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। भारत में सूखे की कोई कानूनी डेफिनेशन नहीं है, इसकी कोई स्वीकृति परिभाषा नहीं है। ठीक है, देयर इज नो एग्जैक्ट डेफिनेशन अबाउट व्हाट इज ड्रॉट। कुछ राज्यों में सूखे की अपनी परिभाषा है, राज्य सरकार का इसका अंतिम प्राधिकरण होता है, ना कि केंद्र सरकार, जिसके द्वारा किसी क्षेत्र को सूखा प्रभावित घोषित किया जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वराज अभियान बनाम भारत संघ के मामले में अपने निर्णय में कहा कि सूखे को निश्चित रूप से आपदा की परिभाषा में शामिल कर लेना चाहिए, जैसा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 के तहत परिभाषित है। ओके, नेक्स्ट है पेंगोंगत्सो झील। पेंगोंगत्सो झील जो है उसके बारे में विचार कीजिए, जो अभी चर्चा में था, क्योंकि चाइना और भारत का जो कन्फ्लिक्टिंग हो रहा है 5.5 फिंगर को लेकर, ठीक है, 8 फिंगर को लेकर। पेंगोंगत्सो झील हिमालय के एंडोर्फिक लैंडलॉक झील है। क्या ये लैंडलॉक झील है पेंगोंगत्सो झील? यह सिंधु नदी की बेसिन क्षेत्र का हिस्सा भी है और यह रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में स्पष्ट किया गया है। तो जितने भी बातें सिंधु बेसिन का क्षेत्र का हिस्सा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर एक लैंडलॉक झील है और ना ही ये रामसर कन्वेंशन में अंतर्राष्ट्रीय झील में शामिल नहीं है। पेंगोंगत्सो लेक झील हिमालय में लगभग 4350 मीटर ऊंचा पे है और लैंडलॉक झील है। ठीक है, और भारत से तिब्बत का जो स्वायत्त क्षेत्र है, चीन जिसको बोलते हैं, वहां तक विस्तृत है। झील का लंबाई का लगभग 60% भाग तो तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र के भीतर है। शीतकाल के दौरान यह झील लवण चूंकि जम जाता है, उसके होने के कारण पूरी तरह से जम जाता है। यह नदी जो है वो सिंधु नदी बेसिन क्षेत्र का हिस्सा नहीं है और भौगोलिक रूप से यह
अलग लैंडलॉक नदी है, ठीक है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंधु नदी बेसिन, ओके, डोंट कंफ्यूज अबाउट इट। यह झील रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में निर्दिष्ट किए जाने की प्रक्रिया में है कि इसको हो सकता है आने वाले समय में आर्द्र भूमि घोषित कर दिया जाए, लेकिन अभी इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसे रामसर कन्वेंशन के रूप में एक आर्द्र भूमि घोषित करें। अगर ये होता है तो ध्यान रखिए कि दक्षिण एशिया की पहली ट्रांस बाउंड्री आर्द्र भूमि बन जाएगी। अगर ऐसा होता है, अगर ये रामसर कन्वेंशन में शामिल किया जाता है तो दक्षिण एशिया की पहली ट्रांस बाउंड्री जो आर्द्र भूमि होगी। अगला क्वेश्चन है डीप ओशियन मिशन। ये जो डीप ओशन मिशन होता है तो उसमें भारत का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है आगे? देखिए, गहरे समुद्र में खनन की सहायता से जो गहन जल के वाहनों और रोबोटिक्स संबंधी प्रौद्योगिकी का विकास करना। दूसरा है गहरे समुद्र की जैव विविधता पर शोध करना, और फिर महासागरीय वातावरण का निर्माण करने के लिए समुद्र की जलवायु के संबंध में परामर्श जारी करना। इस प्रकार के प्रश्न में जब भी कभी उद्देश्य हो, एम हो, सारे के सारे आंसर सही होते हैं। मोस्टली दिस ईयर यूपीएससी ने लगभग 8 से 10 प्रश्न ऐसे बना दिए हैं जिसके सारे के सारे आंसर ऑल ऑफ देम थे। इसलिए इस तरह के प्रश्नों में हमेशा मेंटलिटी रूप से प्रिपेयर रहिए। आउट ऑफ देम देयर इज नथिंग चांस, सो बी फोकस। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे कि उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इससे कौन कौन प्रभावित होंगे, इस तरह के क्वेश्चनों में अधिकांश उत्तर ऑल ऑफ देम। तो बिल्कुल डीप ओशियन मिशन 2022 के बजट में 5 वर्ष की अवधि के लिए 4000 करोड़ रुपया का मतलब सैंक्शन किया गया, आवंटित किया गया। डीप ओशन मिशन फ्रेमवर्क, इसके जो व्यापक घटक हैं उसको शामिल करने पर बल दिया गया है। इसके तहत सहायता से क्या होगा कि गहरे समुद्र में खनन की सहायता से गहन जल के वाहनों और रोबोटिक्स का जो संबंधित टेक्नोलॉजी है उसका विकास किया जाएगा। महासागरीय जलवायु, लगातार जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, महासागरीय जलवायु परिवर्तन और उस पर परामर्श करने के लिए जो उप महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करने वाले समुद्र वायुमंडल का निर्धारण करना, गहरे समुद्र की डायवर्सिटी को शोध करना इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आपको मतलब डीप ओशन मिशन से ही है। अब उससे एक और भी प्रश्न बनाया जा रहा है कि जब ये पॉली मेटेलिक नोड्यूल जो है, पॉली मेटेलिक नोड्यूल, उस पर क्वेश्चन है। ये कोबाल्ट समृद्ध मैग्नीज क्रस्ट, हाइड्रोथर्मल निक्षेप और गैस हाइड्रेट कुछ प्रमुख संसाधन महासागर के नीचे बैठे हुए हैं, उसके आधा स्तर पर पाए जाते हैं। और परमाणु संसाधनों में केवल भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पॉलीमेट्रिक नोड्यूल पाए जाते हैं। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनकोसिस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है जो महासागर से संबंधित डेटा प्रदान करता है और उसका प्रबंधन भी करता है। तो मेरे ख्याल से आप सोच लिए होंगे इसका उत्तर केवल और केवल 1 और 2 नहीं बल्कि 1 और 3 है, क्योंकि प्रमुख संसाधनों में केवल भारत के ईईजेट में पॉलीमेट्रिक मॉड्यूल मिलता है। ऐसा तो लॉजिकली रूप से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले ये समझिए कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते क्या है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल कोबाल्ट से समृद्ध मैग्नीज क्रस्ट, हाइड्रोथर्मल निक्षेप और गैस हाइड्रेट के कुछ प्रमुख संसाधन जो महासागर के अधस्तर में पाए जाते हैं। इनमें से लगभग 950 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर के क्षेत्र में केवल गैस हाइड्रेट भारत के जो अन्य आर्थिक क्षेत्र में ही न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं। भारत के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां पर बहुत कम मात्रा में है। वर्तमान में महासागरीय डेटा का प्रबंधन जो है वो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनकोसिस द्वारा अपने डिजिटल महासागर और उससे जुड़ी हुई जो फ्रेमवर्क के माध्यम से इसका मतलब ओवरऑल डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। अब हिमालय के बारे में प्रश्न है कि हिमालय के पारिस्थितिक तंत्र में मीठे जल का एकमात्र स्रोत हिमनद है। मतलब हिमालय के ऊपर जो नदियां हैं उसका कोई महत्व नहीं है, केवल हिमनद ही पारिस्थितिक तंत्र को मीठा रखने में मतलब मीठा जल केवल हिमनदी से मिलता है। दूसरा है कि हाल के दशक में हिमालय के क्षेत्र में हिमनदी झीलें काफी सिकुड़ रही है। ये सही है या गलत है? जी नहीं, हाल के दशकों में हिमालय हिमनदियां सिकुड़ नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं कर दीजिएगा।
क्योंकि हिमनद ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर मीठे जल का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। ये जो बड़े बड़े हिमनद हैं उनकी भूमिका ध्रुवीय क्षेत्रों से हटकर दूर मीठे जल का एकमात्र स्रोत तो वही है। हिमालय के पारिस्थितिक तंत्र में पिघले हिमनद और हिमपात उपमहाद्वीप में कई नदियों के जल के स्रोत होते हैं। 1 अरब से अधिक निर्भर लोगों का एक तरह से जीवनदानी है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां। ये सब जल में बारहमासी नदियों का जल आपूर्ति होते रहता है। लगभग 2070 तक वैश्विक तापमान में 1850 डिग्री के 1850 के तापमान से जो 1850 में जो तापमान था उससे 2070 में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के कारण लगभग 45% मध्यम और बड़े हिमनद पूरी तरह से समाप्त हो जाने वाले हैं। बहुत ही चिंता का प्रश्न है। तो सोचिए जरा सा 2070 में जितने बड़े बड़े जो हिमनद है वो तो खत्म ही हो जाएंगे। तो क्या होगा 12 नदियों का, सिंधु नदियों का, गंगा का, ब्रह्मपुत्र का। इस पर एक तरह से गंभीर संकट आ सकते हैं। तो मनुष्य को थोड़ा सा लालची कम होना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि लगभग 70% छोटे हिमनद के पिघलने की संभावना काफी अधिक है। छोटे छोटे जितने भी हिमनद है वो तो चल लेंगे, उनका तो कन्नी कट ही जाएगा। हिमनदों के सिकुड़ने से पूरे हिमालय में बड़ी संख्या में बहुत ही बड़ी बड़ी हिमनद झीलों का निर्माण हो जाएगा। इन ऊंचाई वाली झीलों में कई संभावित रूप से खतरनाक होगी। अभी आपको पता है उत्तराखंड में पिछले 2013 में आया, फिर अभी 2020 में आया। जिस प्रकार के ये जो ग्लेशियर आउटबर्स्ट फ्लड हो रहा है वो बहुत ही चिंता का विषय है। फ्लैश फ्लड हो जाएगा। हिमनदों के तीव्र गति से पिघलने से पिछले कुछ दशकों में झीलों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। 2005 में एक अध्ययन में पता चला है कि उत्तराखंड में 127 झीलों को लिस्टेड किया गया था और हालिया अध्ययन में ऐसी झीलों की संख्या लगभग 400 हो गया है। तो झीलों की संख्या बढ़ रही है, घट नहीं रही है। इसका मतलब है हिमनद पिघल रहे हैं। अगला है ये जो भूचुंबकीय उत्क्रमण होता है। आपको पता होगा नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पृथ्वी खुद एक प्रकार का बहुत बड़ा चुंबक है। उसके जो जियोग्राफिकल पोल्स का जो इंक्लिनेशन होता है उसमें जो परिवर्तन होता है, पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र में परिवर्तन, उसके ध्रुवों में परिवर्तन, उसका खिसकना, उससे संबंधित एक प्रश्न है। जब भूचुंबकीय उत्क्रमण यानी रिवर्स होता है तो जानवर जो समुद्री कछुओं की तरह संचलन के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं वो अपनी दैनिक गति के दौरान दिग्भ्रमित हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है, संभावना है क्या कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अगर परिवर्तन होता है तो जितने भी जानवर जो उससे जुड़े हुए हैं, जो अपने मैग्नेटिक सेंसेशन का उपयोग करते हैं, उनकी गति डाइवर्ट हो सकती है, भ्रम हो सकते हैं उनको। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि से समुद्री कछुओं की लैंगिक विशेषताओं पर प्रभाव पड़ सकता है। जनरल सी बात है, लैंगिक विशेषताएं तापमान से भी प्रभावित होती है। हालांकि ये लैंगिक विशेषताएं सभी जानवरों में नहीं होती है। तापमान के कारण अगर मनुष्य में ऐसा होता और मनुष्य को अगर पता चल जाता है कि जाड़े के दिनों में बेटे हो रहे हैं तो जो महिलाओं की स्थिति बाय डिफॉल्ट कम है वो जानने के बाद तो और विकराल हो जाता। शुक्र है बायोलॉजिकल अध्ययन अभी इस तरह का कोई प्रमाण नहीं दिया है कि तापमान के परिवर्तन से या तापमान के बढ़ने या घटने से मनुष्यों में भी लिंग परिवर्तन होता है या लिंग को जाना जा सकता है। हालांकि कछुओं में ऐसा होता है, घड़ियाल में ऐसा होता है और बहुत से ऐसे जानवर है जो अपने टेम्परेचर को बदल कर, ठीक है, अपने लैंगिक आधार को यानी लैंगिक चयन को बदल सकते हैं। तो कछुओं का लैंगिक परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल सही है। पहले हम लोग बात करते हैं कि पृथ्वी का जो भूचुंबकीय है उसका रिवर्स का क्या मतलब होता है। पृथ्वी के भूचुंबकीय उत्क्रमण, पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र में परिवर्तन होता है। पृथ्वी का जो चुंबक क्षेत्र है उसका लगातार बदल रहा, जैसे कि चुंबक की उत्तर और चुंबक की दक्षिण की स्थिति में परस्पर परिवर्तन होना, उत्तर का दक्षिण में, दक्षिण का उत्तर में, भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण की स्थिति में भ्रमित नहीं होना, ठीक है। भौगोलिक वो तो वही रहेगा, लेकिन पृथ्वी का जो चुंबक क्षेत्र है उत्तर दक्षिण वो बदल जाएगा। एक और दिलचस्प यह निकला है कि जानवर जैसे पक्षी, समुद्री कछुए, जो समुद्री कछुओं की तरह संचलन करते हैं, और भी जानवर है वो पृथ्वी के भूचुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं और वो अपने दैनिक गति के दौरान दिग्भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि समुद्री कछुए अपने जीवन चक्र के दौरान समुद्री और स्थलीय दोनों भागों में निवास करते हैं। इसलिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से इन जातियों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है। क्योंकि कुछ समुद्री कछुए सरीसृप हैं, वे रेत के तापमान पर निर्भर होते हैं
अतः जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि होगी। समुद्री कछुओं की लैंगिक विशेषताओं पर प्रभाव पड़ सकता है। आमतौर पर घोंसले के नीचे शीतल हिस्से में मौजूद अंडे नर बन जाते हैं, जबकि घोंसले के ऊपरी गर्म हिस्से में मौजूद अंडे मादा बन जाती है। यानी गर्मी के प्रभाव से अंडे मादा में और ठंडे के प्रभाव से मादा पुरुष क्या बोलते हैं उसको, नर में बदल जाते हैं। ठीक है। बढ़ते घोंसले के तापमान के साथ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि नर हैचलिंग की तुलना में अधिक मादा होगी, क्योंकि तापमान तो बढ़ेगा, जिससे आनुवंशिक डायवर्सिटी के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा हो जाएगा। और ये भी चिंता का विषय है। जिस तरह से अभी क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो मादाओं की संख्या बढ़ेगी, लेकिन धरती में मनुष्यों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लैंगिक हत्या और लैंगिक डिस्क्रिमिनेशन तो बढ़ता जा रहा है। मनुष्य जितने शिक्षित हो रहे हैं उतने बुड़बक भी होते जा रहे हैं इस मामले को लेकर देखा जाए तो, क्योंकि पहले लैंगिक हत्या और लैंगिक डिस्क्रिमिनेशन जो होता था वो पहले कम था, अभी और बढ़ चुका है। हालांकि ये जलवायु परिवर्तन मनुष्य के दैनिक जीवन में प्रभाव पड़ता और मादा की संख्या बढ़ती तो कुछ मतलब कयामत होता। अगला है कि टाइगर रिजर्व में कोई बाघ मौजूद नहीं है। कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें बाघ है ही नहीं, लेकिन वो टाइगर रिजर्व है। अजीब लग रहा है, टाइगर रिजर्व है लेकिन बाघ नहीं है। दम्फा टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व। तो आपको पता होना चाहिए कि दम्फा टाइगर रिजर्व और पलामू टाइगर रिजर्व में कोई भी बाघ नहीं है। ठीक है। मिजोरम का दम्फा रिजर्व और पश्चिम बंगाल का बक्सा रिजर्व और झारखंड का पलामू, ऐसे 3 रिजर्व हैं जहां एक भी बाघ नहीं है। अगला है ये जो पीबीटीजी है, ये जो बहुत ही सुभेद वर्ग के जो आदिवासी लोग होते हैं उसके बारे में सवाल है कि 75 सूचीबद्ध पीबीटीजी में सबसे अधिक संख्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। क्या पीबीटीजी में सबसे अधिक संख्या है, सबसे बड़ी संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है? दूसरा जारवा भी एक प्रकार का पीबीटीजी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी हिस्सों पर निवास करने वाली सबसे प्रमुख आदिवासी लोग हैं। तो आपको सोचना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो जी नहीं, दोनों के दोनों कथन इनकरेक्ट है, गलत है। 75 सूचीबद्ध जितने भी 75 लिस्टेड पीबीटीजी है में सबसे बड़ी संख्या जो है वो उड़ीसा में पाई जाती है, ना कि अंडमान में। जारवा भारत में अंडमान द्वीप समूह के मूल निवासी है। जारवा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही है। वे दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में ही रहते हैं। ठीक है। अगला है कि वन